क्या बदल जाएगी अब टीम इंडिया की किस्मत? 10 सालों से जो आईसीसी ट्रॉफी का सूखा पड़ा है, क्या भारत उस सूखे को खत्म कर पाएगा? हेलो एंड वेलकम, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स क्रेजी पे। मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। आज हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जो भी स्पोर्ट्स के मैदान से निकल के सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि बीसीसीआई चीफ सिलेक्शन की सिलेक्टर की जो पोस्ट थी, जो इतने समय से खाली पड़ी हुई थी, वो फाइनली फुलफिल हो चुकी है। अजीत अगरकर हमारे न्यू चीफ सिलेक्टर के तौर पर नजर आएंगे। अब इनके आने से बहुत सारे सिनेरियोज बदलते हैं। पहली बात तो जो चीफ सिलेक्टर की एक आपकी सैलरी थी जो कि 1 करोड़ बताई जाती थी पहले, वो अब 3 करोड़ हो जाएगी। अजीत अगरकर को 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। जिसके बाद 3 मेंबर जो सीएसी के थे, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी के जो 3 मेंबर थे, उन्होंने अजीत अगरकर का इंटरव्यू लिया, जिसमें एस नायक, अशोक और जतिन, ये 3 मेंबर्स थे उस कमेटी में। इन्होंने इंटरव्यू लिया अजीत अगरकर का, उसके बाद उनका नाम फाइनलाइज किया है। तो अब बतौर चीफ सिलेक्टर आपके मेनली अजीत अगरकर आपको नजर आएंगे। अब चीफ सिलेक्टर अगरकर बन चुके हैं। अब मैं बताऊं, ये वेस्ट जोन से हैं। पहले ऐसा होता था कि हर जोन से एक चीफ सिलेक्टर होना चाहिए था। अब नॉर्थ जोन से चीफ सिलेक्टर होने की जो चेतन शर्मा हटे थे, उसके बाद नॉर्थ जोन से एक चीफ सिलेक्टर नहीं थे। पर अब ऐसा हुआ कि अब जोन हटाइए, बीसीसीआई ने कहा हम वेस्ट जोन से ही दूसरा प्लेयर बना लेंगे और अजीत अगरकर को वेस्ट जोन से ही एक चीफ सिलेक्टर के पद पे नियुक्त किया है। जो वेस्ट जोन से दूसरे हैं वो सालिल अंकोला है, ये भी सिलेक्टर की एक पोस्ट पे मौजूद है। बाकी सेंट्रल जोन से आपके सुब्रतो बनर्जी हैं, एस शरनत फ्रॉम साउथ है, और आपके एस एस दास हैं जो ईस्ट से आते हैं। तो वेस्ट से आपके अब दो सिलेक्टर देखने को मिलते हैं और एक चीफ सिलेक्टर आपके अजीत अगरकर हैं। तो आपको मैं बताऊं अजीत अगरकर के बारे में आपको मैं बताऊं तो ऐसा क्यों लगता है कि उनका ऐसा माइंडसेट होगा कि शायद भारत को वर्ल्ड कप जीतने में मदद करे, आईसीसी ट्रॉफीज में अच्छा करने को मदद करे, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी बहुत है। हमने बहुत टाइम बाद ऐसा देखा है कि उस प्लेयर को बनाया गया है चीफ सिलेक्टर जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी नहीं है। इनके हम एक्सपीरियंस की बात करें तो 26 टेस्ट खेले हैं इन्होंने, 191 ओडीआई खेले हैं और 4 टी20 मैचेस खेले हैं। साथ ही साथ में डोमेस्टिक में भी हम बात करें तो 110 फर्स्ट क्लास खेले हैं इन्होंने, 270 लिस्ट ए के मैचेस खेले हैं और 62 टी20 के मुकाबले खेले हैं। अब हम बात करते हैं इनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में, क्यों इनके माइंडसेट पे लोगों को जो इंडियन क्रिकेट फैंस उनको भरोसा हो रहा है कि शायद इस साल भी जब आगे वर्ल्ड कप टीम का चयन होगा तो एक ऐसी टीम का चयन करके भेजेंगे, मतलब चयन करेंगे जो कि वर्ल्ड कप जीतने में मदद करे। तो 2007 के टी20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे। इनके नाम के आगे अभी तक रिकॉर्ड है इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट 50 लगाने का, 21 बॉल पे इन्होंने 50 लगाई थी। लॉर्ड के इन्होंने टेस्ट 100 है, 23 इनके मैचेस में इन्होंने 50 विकेट्स लिए थे, सबसे तेज 50 विकेट्स लिए थे ओडीआई में। तो इनके पास एक्सपीरियंस भरपूर है। अगर ये टीम मैनेजमेंट के साथ, बाकी टीम प्लेयर्स के साथ, कोच राहुल द्रविड़ और आपके कप्तान रोहित शर्मा के साथ अच्छी मिलकर प्लानिंग करें, उनसे बातचीत करके एक ऐसी टीम का चयन करें जो कि आगे जाके इस साल जो वर्ल्ड कप होने वाला है उसमें भारतीय वर्ल्ड कप जीते, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपके पास होने नहीं वाला। भारत में ही वर्ल्ड कप है, अगर आप इसको जीत गए तो जो 10 सालों से सूखा पड़ा है वो फाइनली खत्म होगा। बढ़ते हैं हम दूसरे न्यूज की तरफ। तो अब फुटबॉल की हम बात कैसे ना करें, कल रात को जो इंडिया ने हमें प्राउड फील करवाया इंडियन फुटबॉल टीम ने, वो वाकई में लाजवाब था। जैसा कि आप जानते हैं सैफ चैंपियनशिप चल रही थी, कल इंडिया और कुवैत का फाइनल था और 9वीं बार चैंपियन बना है इंडिया इस टूर्नामेंट का। आपको बताऊं, पहले 1993 में, 1997 में, 1999 में, 2005, 2009, 2011, 2015, 2021 और 2023 में 9वीं बार इंडिया ने इस कप को अपने नाम किया है। मैं बताऊं, 25,000 के अराउंड लोग थे पूरे स्टेडियम में। बेंगलुरु में ये मैच हो रहा था। एक टाइम याद आता है जब हमारे कप्तान सुनील छेत्री बोलते थे कि आप मैच देखने आइए, पर कल का जैसा एटमॉस्फेयर था मैच जीतने के बाद, जो वंदे मातरम गूंज रहा था पूरे स्टेडियम में, वो वाकई में गूज बम्स वाले मोमेंट्स प्रोवाइड किए हमारी इंडियन फुटबॉल टीम ने। मैं बताऊं, 5-4 पेनल्टी में इंडियन टीम ने हराया है। जो मेन हमारे हीरो रहे हैं वो गुरप्रीत सिंह रहे हैं, जिन्होंने आखिरी में एक सेव किया और कुवैत को एक और गोल ना स्कोर करने दिया, क्योंकि 4-4 से बराबर हो गया था पहले 5 पेनल्टी में। उसके बाद आप डेथ जोन में चले गए थे एक तरीके से, और उसके बाद एक गोल उन्होंने सेव किया, जिसके बाद वो इंडिया टीम विजेता बनी इसकी। मैं आपको बताऊं, जब मैच शुरू हुआ तो 14वें मिनट में ही शबैब ने कुवैत की तरफ से गोल किया, जिसके बाद इंडिया बैकफुट पे था। पर इंडिया की तरफ से अटैक देखने को मिल रहे थे। जो हमारे शांते हैं उनका तो क्या क्या ही कहना, जो कल उनका ट्यूसडे के दिन ही उनको बोला गया, उनके नाम के आगे एक और कड़ी जुड़ी कि AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे वो, और कल उन्होंने 39th मिनट में एक गोल स्कोर किया, जिसके बाद इंडिया को बराबरी पे लाके खड़ा किया। तो ये
बराबरी के आने के बाद ऐसा बहुत से मौके हुए जब ऐसा लगा कि गोल होगा, मतलब दोनों टीम दोनों साइड से अटैक कर रही थी, बट फाइनली इंडिया ने अपने पेनल्टी में उनके आखिरी मैच में अगर आपको याद होगा तो सेमीफाइनल में उन्होंने लेबनान के खिलाफ 4-2 से पेनल्टी जीती थी। तो कल इंडिया कॉन्फिडेंट थी जब पेनल्टी में गई, उसके बाद हमें देखने को भी मिला कि कैसे इंडिया ने पेनल्टी में आखिरी में गुरबीज ने भी वो सेव किया और इंडिया 9वीं बार सैफ का चैंपियन बना। आपको बताऊं जो हमारी तरफ से जो पेनल्टी में गोल किए गए वो थे सुनील छेत्री की तरफ से थे, संदेश की तरफ से थे, चांगटे की तरफ से थे, बोस की तरफ से थे और महेश की तरफ से थे। जो एक गोल मिस हुआ था वो उदांता सिंह की तरफ से हुआ था। पर मैं आपको बताऊं अगर उदांता सिंह ने भी जब गोल मिस किया तो उसके बाद भी क्राउड का सपोर्ट पूरा बना हुआ था। ऐसा नहीं कि वो थोड़े मायूस हो गए, उन्होंने पूरा जो सपोर्ट था वो थ्रू आउट था, एंड मूवमेंट तक जब भी प्रेजेंटेशन चल रही थी तब तक बना हुआ था। मैं आपको थोड़ा प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊं तो नेपाल फेयर प्ले अवार्ड जीता है, बेस्ट गोलकीपर मिला है बांग्लादेश के रहमान को, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला है। बाकी गोल्डन बूट सुनील छेत्री को मिली है और गोल्डन बॉल भी सुनील छेत्री को मिली है। तो ये था कुछ सैफ के बारे में। पिछले महीने इंडिया इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता था लेबनान को हरा के। इस महीने भारत ने सैफ जीता है कुवैत को हरा के। बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो एशेस से आ रही है। जी हाँ, आपको एशेस में तो अभी जो कंट्रोवर्सी हुई है ब्रेस्टो के आउट को लेके, उसके लिए तो खबरें आ ही रही हैं, पर साथ में एक ये भी खबर आ रही है कि एंडरसन और टंग को तीसरे टेस्ट मैच में नहीं खिलाया जाएगा। लीड्स में जो टेस्ट मैच होने जा रहा है उसमें एंडरसन और टंग को ड्रॉप कर दिया जाएगा। अब एंडरसन ने इसके ऊपर कुछ ये भी कहा कि मेरी एज को ब्लेम मत करिए कि नहीं। एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि क्या एज की वजह से आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो कह रहे मेरे को भी खुद याद नहीं कि मैंने 2 टेस्ट मैच बैक टू बैक ऐसे कब इतने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, बट इसमें मेरे एज का कोई रोल नहीं है, तो डोंट ब्लेम माय एज। और उन्होंने अगर उनके मैच की तरफ देखें तो पहले टेस्ट मैच में उन्होंने 1 विकेट लिया, दूसरे टेस्ट मैच में उन्होंने मात्र 2 विकेट लिए, तो 4 इनिंग्स में कुल उनके नाम के आगे 3 ही विकेट थे। टंग का हालांकि थोड़ा अच्छा रहा, पर टीम कॉम्बिनेशन के चक्कर में हम देख रहे हैं तो टंग को ड्रॉप किया जा रहा है। जो 3 प्लेयर ऐड होने वाले हैं वो हैं आपके मार्क वुड, क्रिस वोक्स और मोइन अली। मोइन अली दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खिलाया गया था मोइन अली को। मैं आपको बताऊं ओली पोप भी बाहर हो चुके हैं, इंग्लैंड की तरफ से उनको चोट आ गई थी, तो नंबर 3 पे आपको अब हैरी ब्रुक खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ एशेस की बातें चल रही थी। एशेस के बाद एक और ब्रॉड का बयान आया है ब्रेस्टो के आउट जो स्टंप आउट हुए उसको लेके, जो पीछे से स्मार्टली एलेक्स कैरी ने आउट किया था। तो बताया कि ब्रॉड ने कहा मेरे को खुद अचंभा हुआ कि किसी भी सीनियर खिलाड़ी ने, ऑस्ट्रेलिया का कोई भी सीनियर खिलाड़ी बीच में उन्होंने आके इंटरवीन नहीं किया और इस अपील को रोका नहीं। मैं आपको बताऊं ब्रॉड थोड़ा अपनी बातों पे ही, मैं जब वो इंग्लैंड की तरफ से आते हैं तब वो इंग्लैंड की तरफ से ऐसी चीजें होती हैं तब उनकी साइड से कोई बयान आते नहीं है। अब 2019 का वर्ल्ड कप ले लीजिए, बीच में आकर इंटरवीन करना चाहिए था जब बेन स्टोक्स जो बैट से लग के बाउंड्री चली गई थी कि नहीं ये गलत तरीके से चौका गया। और भी मूवमेंट्स हैं, जब वो खुद आउट हुए थे, एच पे लग के स्लिप आउट हुए थे, तब भी उन्होंने वॉक ऑफ नहीं किया था। तो बात ये आती है कि जिस टीम को जो चीज सूट कर रही होती है वो टीम उसके साथ ही आगे बढ़ती है, और हमें ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा देखने को मिल रहा है। पैट कमिंस के मन में कोई मलाल नहीं है कि उन्होंने उनको अपील नहीं करनी चाहिए थी, ऐसा उनके माइंड में कोई विचार नहीं है। और हमें आगे भी अब जब एशेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, दोनों कंट्रीज के पीएम भी इन्वॉल्व हो गए, तो एक एक्साइटिंग आगे सीरीज और 3 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। अब वो आगे एक खबर देता हूँ वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए, आखिरी हमारी खबर है ये। तो जिम्बाब्वे जो कि टूर्नामेंट के स्टार्टिंग से इतना अच्छा खेल रही थी, जिसकी उम्मीद थी कि जिम्बाब्वे और श्रीलंका ये 2 टीम होगी जो क्वालिफाई कर जाएंगी। श्रीलंका तो क्वालिफाई कर गई, बट जिम्बाब्वे उनको टूर्नामेंट के स्टार्ट में बहुत अच्छा खेला, पर आखिरी में क्रंच सिचुएशन में आके वो आखिरी के ये जो 2 मैचेस हुए, एक श्रीलंका के साथ वो मैच हारे, कल स्कॉटलैंड के सामने वो मैच हार गए, और फाइनली अब वो उनका सपना टूट चुका है। 2019 में भी वो ऐसे ही बाहर हो गए थे जो वर्ल्ड कप होना था, 2023 में भी उनके सामने ही साथ में सेम सिचुएशन हुई है, जब वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर में एलिमिनेट हो गए। वो उनका भारत के साथ खेलने का सपना ही रह जाएगा। पाकिस्तान अब थोड़ा, जो पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की एक राइवलरी न्यू बॉर्न हुई थी, वो हमें राइवलरी देखने को नहीं मिलेगी। बट हालांकि हम सीरियस नोट पे अगर आए तो जिम्बाब्वे के पास अच्छा मौका था, जिम्बाब्वे में ही वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेले जा रहे थे कि अपने होम ग्राउंड के सामने वो क्वालिफाई करें वर्ल्ड कप के लिए, बट वो ऐसा हो नहीं पाया। स्कॉटलैंड बहुत ही अच्छा खेला, उन्होंने जो अपने एक काम डाउन होकर उन्होंने एक क्रंच सिचुएशन में मैचेस को निकाले। हालांकि हम देखें तो जिम्बाब्वे अपने स्कॉटलैंड की शानदार बॉलिंग और जिम्बाब्वे की जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ उसकी वजह से भी जिम्बाब्वे मैच हारा। अब जो दूसरा स्लॉट है वो आपके स्कॉटलैंड वर्सेस नीदरलैंड के बीच में बसता है। ये 2 टीम्स में से जो भी मैच जीतेगी वो इनका ही मैच है, जो इनका इन दोनों टीम्स का आखिरी लीग मैच है, दोनों के आगे आमने सामने ही है। तो दोनों में से जो टीम जीतेगी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी।
हालांकि नीदरलैंड्स को 30 रनों से ज्यादा से जीतना होगा या 6 ओवर पहले ही रन को चेस करना होगा। अगर वो चेस करेंगे तो तभी वो क्वालिफाई और नेट रन रेट जो स्कॉटलैंड का है उससे ऊपर आ पाएंगे। स्कॉटलैंड के लिए बस जीत ही काफी है, अगर वो जीत जाएंगे तो वो आपको भारत में इस साल का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये थी हमारी कुछ न्यूज। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपना प्यार हमें ऐसे ही दिखाते रहे। हम और एक्साइटिंग खबरें और एक्साइटिंग वीडियोस आपके लिए लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।